व्हाट इज द बेस्ट वन पीस आर्क। आज हम बात करेंगे मेरे अकॉर्डिंगली वन पीस का कौन सा ऐसा आर्क है जो कि वन ऑफ द बेस्ट में से एक आता है। तो यार देखो, अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एलाबास्टा से। तो मेरे अकॉर्डिंगली एलाबास्टा होना चाहिए ए पे, ठीक है। और इसका मेरा अपने एक रीजन है और वो ये है भाई, इसका जो विलन है इट इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। जो क्रोकोडाइल है वो वन ऑफ द बेस्ट में से एक आता है, चाहे क्रोकोडाइल हो गया, डोफ्लामिंगो हो गया या फिर काइडो हो गया। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट विलन्स ऑफ वन पीस, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इसको ए पे रखना चाहूंगा। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जो कि मुझे अच्छी लगी थी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि लूफी एक विलन से हारा था, बिकॉज उससे पहले मैंने लूफी को आज तक कभी हारते हुए देखा नहीं था, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए मैं इसको ए पे रखना चाहूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग ड्रम आइलैंड पे, ठीक है। तो आई थिंक इसको मैं रखूंगा बी पे, ओके। इसको मैं रखूंगा बी पे, और इसका मैं यार रीजन बता देता हूँ, ठीक है। भाई इसकी जो स्टोरी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसका जो विलन है वो इतना अच्छा नहीं है। क्या नाम था उसका, वपूल, राइट। भाई इसका विलन अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी जो बैक स्टोरी है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब मुझे चॉपर एंड डॉक्टर हीरालुक की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एंड द वे डॉक्टर हीरालुक डाइड दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट वन पीस मोमेंट्स, ठीक है। मुझे डॉक्टर हीरालुक का रोल बहुत अच्छा फील हुआ इस वाले शो के अंदर, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक इस वाले आर्क में विल ऑफ डी इंट्रोड्यूस हुई थी। सो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्क। सो इसलिए आई थिंक ये, मतलब ए पे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इट वॉज प्रीटी मच गुड। लोग मोस्टली ड्रम आइलैंड को सी पे रखते हैं या फिर डी पे रखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ये बी पे होना चाहिए। एंड देन अब आ जाते हैं जाया पे। आई थिंक जाया होना चाहिए ए पे, ठीक है। बिकॉज भाई देखो, इसमें हमारे शो का मेन विलन इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज ब्लैक बियर्ड। इसके अंदर ब्लैक बियर्ड की एक स्पीच थी, एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन उसकी एक लाइन थी, एंड दैट वाज पीपल्स ड्रीम नेवर डाई। और वो इतना हार्ड हिट किया था ना मेरे को, उसी वक्त मेरे को फील हो गया था भाई ब्लैक बियर्ड एक बहुत कमाल का विलन होने वाला है। वेल उस टाइम पे खैर पता नहीं था कि वो विलन है, लेकिन जब बाद में हुआ ना पता, देन दैट वाज रियली कूल कि भाई ये बंदा विलन है। सो आई थिंक इसलिए मैं इसको ए पे रखना चाहूंगा। एंड द वे हाउ लूफी पंच्ड बेलमी, दैट वाज रियली कूल। और इसके अंदर स्काइपिया का हो रहा था यार सेटअप, ठीक है। आई नो स्काइपिया बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, लोग उसको स्किप भी कर देते हैं, खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक इसको ए पे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज यार ये वाला आर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अब आ जाते हैं लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट, इसको मैं डी पे रखूंगा। मतलब यार देखो, ओडा वैसे कोई ऐसी बेकार की स्टोरी लिखते नहीं है, एंड आई होप कि ये फ्यूचर में काम में आ जाए ये वाला आर्क, नहीं तो ये मुझे पूरा फिलर जैसा फील हो रहा था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट इट फेल्ट लाइक अ फिलर आर्क, लेकिन ये है कैनन, सो अब क्या ही कर सकते हैं। खैर यार इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, और मुझे इसकी ज्यादा स्टोरी याद भी नहीं है, तो इसको मैं ऐसी डी पे रख दूंगा। और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं वाटर 7 पे। वाटर 7 में कहाँ पे रखूँ? आई थिंक मैं इसको बी पे रखूंगा, ओके। बिकॉज भाई इसमें जो कुछ भी हो रहा था, उनकी शिप टूटने वाली थी या टूट चुकी थी, जो कुछ भी था वो वाला एक पार्ट था जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। और मतलब ये वाला आर्क ज्यादा कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर उसॉप ने फाइट कर ली थी और वो सब हो रहा था, इसलिए मैं इसको बी पे रखना चाहूंगा। मतलब इसके अंदर हमारे जो क्रू मेंबर्स है वो लोग फाइट कर रहे हैं, और इस वाले आर्क की वजह से फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो गया था। आई थिंक वाटर 7 भी एक इंपॉर्टेंट आर्क है, बिकॉज इसमें जब उसॉप ने फाइट करी थी अपने क्रू मेंबर से, अपने कैप्टन से, तो उसके बाद जो जोरो है उसने अपने कैप्टन के लिए, अपने मंकी डी लूफी के लिए स्टैंड लिया था कि भाई जो भी अपने कैप्टन को डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। सो आई थिंक दैट वाज द पार्ट जो कि मुझे अच्छा फील हुआ था इस वाले आर्क के बारे में। इसके अंदर फ्रैंकी भी इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, और रॉबिन को भी उठा लिया था, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो यही है कि भाई मैं उसको बी पे इसलिए रखना चाहूंगा बिकॉज द पार्ट वेयर उसॉप क्राइड कि भाई वो स्ट्रांग नहीं है, वो अपनी क्रू मेंबर्स की हेल्प नहीं कर पाता, वो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि भाई हाँ, मतलब उससे पहले मुझे उसॉप बहुत ज्यादा अनोइंग फील होता था, लेकिन इसके बाद आई थिंक थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ गई थी मेरे अंदर उसके लिए, एंड दैट्स व्हाई बी। तो अब आते हैं एनीज लॉबी पे, ठीक है। एनीज लॉबी भाई मैं रखूंगा ए पे, बिकॉज भाई ये वाला आर्क आई थिंक हर किसी को पसंद है, बिकॉज द वे लूफी बर्न्ड द फ्लैग ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसने पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया था कि भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो रॉबिन को लेके जाऊंगा बिकॉज वो मेरी क्रू मेंबर है। सो दैट वाज रियली कूल। और इसमें लूफी ने रॉब लूची को हरा दिया था, जो कि वाटर 7 आर्क के अंदर उसको हरा चुका था। तो 1 से 2 दिन के अंदर ही इतनी ज्यादा पावर एक्वायर कर लेना, और इसके अंदर
इंट्रोड्यूस हुआ था गियर 2 एंड गियर 3, मतलब एक ही आर्क के अंदर दो गियर इंट्रोड्यूस हो गए। दैट वाज रियली कूल, ठीक है। सो आई थिंक इसलिए मैं इसको ए पे रखूंगा एंड दैट्स इट। और अगर पोस्ट एनीज लॉबी की बात करूं तो मैं इसको सी पे रखना चाहूंगा बिकॉज उसके अंदर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस फ्रैंकी हुआ था ज्वाइन, रॉबिन वापस आ चुकी थी और उस ऑपर रो रहा था क्योंकि उसको वापस आना था अपने क्रू के अंदर, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मैं इसको सी पे रखना चाहूंगा। अब आते हैं थ्रिलर बार्क के ऊपर, ठीक है। इसको मैं रखूंगा एस पे क्योंकि भाई ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो हमारा कैरेक्टर है ना ब्रुक, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी पूरी बैक स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा सैड फील होती है, और वो लबून वाला पार्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई अच्छा लबून है, वो 50 एपिसोड्स के आसपास इंट्रोड्यूस हुई थी और अब वो थ्रिलर बार्क में फिर से उसका जिक्र होता है। दैट वाज रियली रियली कूल। मतलब अगर मैं बोलूं तो मुझे ये इसलिए पसंद है बिकॉज इसका विलन कुछ खास नहीं था, लेकिन भाई बस ब्रुक की बैक स्टोरी की वजह से ये मेरा फेवरेट आर्क बन गया। और जोरो ने जिस तरह से अपने आपको सैक्रिफाइस किया था और मतलब पूरा खून खून हो गया था उसको अपने कैप्टन के लिए, वो भी अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करके, दैट पार्ट ब्रो गूस बम्स आ गए थे। तो अब चलते हैं अगले आर्क के ऊपर एंड दैट इज साबाओडी आर्कपेलो। देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक वर्ड एस, इसको मैं रखूंगा एस पे। भाई थ्रिलर बार्क भी एस पे था और साबाओडी आर्कपेलो भी एस पे। भाई देखो इसका मैं बताता हूँ क्या है। इसके अंदर भाई लूफी ने पंच किया सेलेस्टियल ड्रैगन को, जो कि हमको फ्यूचर में पता लगता है कि अच्छा ये तो बहुत बड़े फिगर हैं, और एक्चुअली जो पूरी मरीन है, जो उसके एडमिरल्स हैं, वो उनके उंगलियों पे नाचते हैं। तो वो वाला पार्ट जान के भाई थोड़ा मुझे ऐसा फील हुआ था कि ओके ये अजीब से दिखने वाले लोग जो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो मरीन के एडमिरल को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। दैट इज क्रेजी। और इसमें रेली इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर आखिर में लूफी ने अपने पूरे क्रू मेंबर्स को खो दिया बिकॉज ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे उसको पता लग गया कि भाई इसकी औकात क्या है। अगर ये अपने क्रू मेंबर्स को बचा नहीं पाया तो फिर ये कैसे बनेगा द पायरेट किंग। सो आई थिंक ये साबाओडी आर्कपेलो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था इस वाले शो के अंदर एंड दैट्स व्हाई मैं इसको रखूंगा एस पे, ठीक है। अब आ जाते हैं रोमांस डॉन पे। रोमांस डॉन को मैं रखूंगा सी पे बिकॉज देखो ये इंटरेस्टिंग था ये वाला पार्ट, लेकिन इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था टू बी ऑनेस्ट। इसमें लूफी और जोरो की बैक स्टोरी थी और नामी का इंट्रोडक्शन हुआ था बस। So for the first few episodes, for the first arc, that was good, but as compared to other arc, मैं इसको C पे रखूंगा। और फिर अब आते हैं Amazon लिली। देखो मुझे ये वाला आर्क ज्यादा पसंद नहीं आया। इसके अंदर बोआ हैंकॉक इंट्रोड्यूस हुई, बहुत अच्छी पावर्स थी उसके पास। लूफी का एक लव इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत कुछ हुआ इस वाले आर्क के अंदर, लेकिन एट द एंड ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था ये। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा भी नहीं बिकॉज इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने को है ही नहीं। तो अब आ जाते हैं इम्पेल डाउन के लिए, ठीक है। इम्पेल डाउन को मैं रखूंगा B पे। देखो ये वाला आर्क इंटरेस्टिंग था, लेकिन अगर मैं बाकी से मैं कंपेयर करूं तो इसके अंदर बस लूफी भाग रहा था और ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। इसके अंदर इवानकॉफ भी इंट्रोड्यूस हुई थी, वो उसकी हेल्प करनी स्टार्ट हो गई। मतलब वो बस एज तक पहुंचना चाहता था और वहां पे भी वो पहुंच नहीं पाया। मतलब उसने एक जेल के अंदर एंट्री मारी, लेकिन उसके बाद भी एज को बचा नहीं पाया वो वहां पे। सो ये इम्प्रेसिव था कि जो कुछ भी फाइट वगैरह हो रही थी, बहुत सारी पावर्स को बारे में जानने को मिला, लेकिन दैट वाज नॉट गुड, ठीक है। अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। अब आ जाते हैं मरीन फोर्ड के ऊपर। देखो वी ऑल नो दिस इज एस, ये एस पे आना ही चाहिए और ये तो फिर बताने की भी है नहीं जरूरत। इट इज द बिगेस्ट वॉर आफ्टर द ग्रेट पायरेट एरा स्टार्टेड। भाई इसके अंदर एस मर गया, व्हाइट बियर्ड मर गया, ब्लैक बियर्ड के पास व्हाइट बियर्ड की पावर्स आ गई, शैंक्स ने आके पूरी वॉर को रोक दिया, लूफी का ब्रेक डाउन हो गया, बहुत कुछ हुआ इसके अंदर, ठीक है। और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन यार मुझे आई थिंक इसको यार करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज वी ऑल नो, वी ऑल लव मरीन फोर्ड आर्क। तो अब आ जाते हैं अगले पे, पोस्ट वॉर। भाई मैं पोस्ट वॉर को कहाँ पे रखूं? आई थिंक मैं इसको ए पे रखूंगा बिकॉज भाई इसमें लूफी हील हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था इसके अंदर, और मैं इसको एक्चुअली मरीन फोर्ड का पार्ट ही मानता हूँ वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो। यार ये एक ऐसा आर्क है जब साबाओडी आर्कपेलो और मरीन फोर्ड के इंसिडेंट के बाद लूफी का पूरा ब्रेकडाउन हो गया था। वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, वो अपने भाई को नहीं बचा पाया, आखिर वो है कैसा पायरेट, उसके माइंड में ये सारी बातें घूम रही थी। और इस वाले आर्क में वो अपने आप को हील कर रहा था, सिर्फ फिजिकली नहीं बट मेंटली, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इसको ए पे आना चाहिए। तो अब आ जाते हैं रिटर्न टू साबाओडी। देखो यार ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसलिए मैं इसको नाइस पे रखना चाहूंगा, मैं इसको बी देना चाहूंगा बिकॉज एज कम्पेयर टू अदर आर्क ये अच्छा है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, इट इज एवरेज। इसके अंदर हमें पता लगता है कि भाई हाँ लूफी हाकी यूज करना जान चुका है,
रेली से मिलता है वो फिर से 6 महीनों के बाद, बहुत कुछ होता है एंड या मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। ये अपने क्रू से 2 साल के बाद मिलता है, उसका पूरा क्रू स्ट्रांग हो चुका है, लूफी स्ट्रांग हो चुका है एंड दैट्स इट। अब आते हैं अगले आर्क पे, दैट इज फिशमैन आइलैंड। भाई मेरी फिशमैन आइलैंड से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ठीक है, लेकिन जब इसका विलन इंट्रोड्यूस हुआ हाउडी, दैट वाज नॉट गुड, ठीक है। मैं इसको सी पे रखना चाहूंगा बिकॉज इसका विलन इतना बेकार था, इतना लूजर सा फील हो रहा था मेरे को कि ओके आर्लॉन्ग एक बार हम देख चुके हैं, हमें दूसरा फिशमैन विलन नहीं चाहिए। आई थॉट कि भाई जो जिनबे है वो लूफी का दोस्त बन चुका है, सो आई थिंक इसलिए उसको फिशमैन आइलैंड पे ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा परेशानी आई और बहुत कुछ हुआ। और एक्चुअली देखा जाए तो उसके ऊपर इल्जाम भी लगे थे लूफी के ऊपर कि ये पूरे फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं था। इट वॉज नाइस बट नॉट नाइस, इसलिए मैं इसको सी पे रखना चाहूंगा। ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास इस वाले आर्क के ऊपर बोलने को। अब आ जाते हैं पंक हैजार्ड पे। ओके, पंक हैजार्ड को मैं रखना चाहूंगा बी पे, जस्ट बिकॉज इसके अंदर लॉ और लूफी की अलायंस बनी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इसका विलन कुछ ज्यादा खास नहीं था, मुझे कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं हुआ उसके बारे में, दैट्स व्हाई मैं इसको बी पे रखना चाहूंगा। अब आ जाते हैं ड्रेस रोसा। भाई हर कोई जानता है ड्रेस रोसा शुड बी एन ए, मतलब मैं पहले इसको एस पे रखने का सोच रहा था, लेकिन मैं इसको ए पे रखूंगा बिकॉज इट इज गुड। इसका विलन अच्छा है, इसमें जो भी बैक स्टोरीज चल रही है वो सारी बहुत ज्यादा इमोशनल है, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो रेबेका है उसकी जो बैक स्टोरी है वो इतनी बार दिखाई गई थी एनिमे के अंदर कि भाई मुझे गुस्सा आने लगा था। भाई हाँ हम जानते हैं बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द विलन मैं उन सारे फ्लैशबैक्स को माफ कर देता हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी अच्छी थी, इसलिए मैं इसको ए पे रखना चाहूंगा। अब आ जाते हैं जो पे, ठीक है। जो वॉज अ बी, मतलब भाई मैं एक पॉइंट पे इसको एस पे भी रखने का सोच रहा था बिकॉज फॉर मी जो वॉज अ गुड आर्क। मुझे जो आर्क बहुत ज्यादा पसंद आया था बिकॉज इसके अंदर भाई कॉमेडी भी थी और कुछ सीरियसनेस भी थी, तो दैट वाज अ बैलेंस, ठीक है। लेकिन फिर आई थॉट कि अगर मैं स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा था नहीं इसके अंदर, और इसके अंदर एक न्यू अलायंस बनी थी जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम में आई, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कुछ हुआ था नहीं इसके अंदर, इसलिए मैं इसको बी पे रखना चाहूंगा। अब आ जाते हैं होल केक आइलैंड। देखो मैं बताता हूँ, होल केक आइलैंड की जो विलन है बिग मॉम, मुझे वो कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है और आई थिंक लूफी उसको कुछ ही फाइट्स में हरा देता, ठीक है, लेकिन वहां पे उसका वो एम था ही नहीं, वो वहां पे सांजी को बचाने आया था एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन भाई सांजी की जो बैक स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी एंड द टाइम व्हेन सांजी वाज क्राइंग आई थॉट कि भाई ओके ये तो एस पे आना चाहिए बिकॉज भाई मैंने कभी सांजी को रोते हुए देखा नहीं है बराटिए को छोड़ के, तो इसलिए होल केक आइलैंड होगा एस पे। और अब आ जाते हैं ऑरेंज टाउन पे, ठीक है। ऑरेंज टाउन को मैं रखूंगा डी पे बिकॉज आई थिंक इट इज वन ऑफ द वर्स्ट आर्क। भले इस वाले आर्क में बगी द क्लाउन इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इस वक्त जो उसकी स्टेटस है दैट इज टू हाई। अगर आपने चैप्टर 1053 पढ़ा है तो आई थिंक आप जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये आर्क ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया। तो अब चलते हैं अगले पे, दैट इज रेवरी। तो रेवरी को मैं रखूंगा ए पे, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था दैट वाज रियली ग्रेट। हमको इसके अंदर दिखाया गया हाउ डू मैरिजुआ वर्क, उसके अंदर स्लेव्स रखे जाते हैं और जो 20 देशों के 20 लोग एक दूसरे से मिलने आए थे दैट वाज आल्सो ग्रेट। हम लोगों को पिछले कुछ पुराने लोग देखने को मिल गए और रेवोल्यूशनरी आर्मी जो कुछ भी यार बैकग्राउंड में कर रही थी, आई जस्ट डोंट नो वो लोग क्या कर रहे थे, लेकिन एक बात पक्की है वो कुछ ना कुछ तो यार खास कर ही रहे थे। और आई थिंक इसका फ्यूचर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस वाले आर्क की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इसको ए पे होना चाहिए। एंड देन अब हम आते हैं सिरप विलेज पे। देखो इसको मैं रखूंगा सी पे जस्ट बिकॉज इसका जो विलन था कैप्टन कूरो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट विलन्स ऑफ वन पीस। दैट इज अ अंडररेटेड स्टेटमेंट एंड आई डोंट थिंक इस वाली बात पे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कैप्टन कूरो वाज डैम अमेजिंग। इसके अंदर उसॉप भी इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा अजीब सा था, बहुत सारी अजीब सी बातें करता था, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा ठीक लगता है। सो एज अ होल आर्क देखा जाए तो मैं इसको सी पे रखूंगा। इट इज नॉट द बेस्ट बट इट इज नॉट ऑल्सो द वर्स्ट, ये वर्स्ट और एवरेज के बीच में आता है। अब आ जाते हैं वानो के ऊपर, ठीक है। वानो को मैं रखूंगा एस पे बिकॉज इट इज रियली द बेस्ट आर्क आई हैव एवर सीन। साबाउडी आर्क पहले भी अच्छा था, मरीन फोर्ट भी अच्छा था, होल केक आइलैंड भी अच्छा था, लेकिन इस वक्त का द बेस्ट आर्क जो मुझे लगता है इट इज वानो आर्क। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमको पता लगी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा वरना स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट। तो अगले पे आते हैं बराटिए। इसको मैं रखूंगा ए पे बिकॉज भाई इसके अंदर सांजी इंट्रोड्यूस हुआ था और सांजी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। भाई फर्स्ट पे आता है लूफी, दूसरे पे आता है जोरो एंड सांजी। जोरो एंड सांजी मेरे लिए दोनों इक्वल हैं और क्योंकि इसके अंदर सांजी इंट्रोड्यूस हुआ था और उसकी बैक स्टोरी जानने को मिली थी थोड़ी सी, दैट वाज रियली अमेजिंग।
एंड देन अब आते हैं आर्लोंग पार्क पे। इसको मैं रखूंगा बी पे बिकॉज ये अच्छा था, लेकिन एज कम्पेयर टू होल केक आइलैंड, वानो आर्क, बराटिए, मुझे नहीं लगता आर्लोंग पार्क कुछ ज्यादा खास था इनसे। ना तो ये एलाबेस्टा की तरह बहुत ज्यादा अच्छा था और ना ही ये ऑरेंज टाउन की तरह बहुत ज्यादा बेकार था, इसलिए मैं इसको बी पे रखना चाहूंगा। दैट इज एवरेज फॉर मी। आर्लोंग पार्क वॉज एवरेज। उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन अभी मैं बहुत सारी और आर्क से एक दूसरे को मैं यार कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो आई थिंक आर्लोंग पार्क वॉज एवरेज। एंड देन लॉकडाउन। लॉकडाउन वुड बी डी। भाई इसके अंदर भले ड्रैगन इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई मैं इसको डी बोलना चाहूंगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने को है भी नहीं। एंड देन रिवर्स माउंटेन के बारे में बात करूँ तो वो भी डी था, बिकॉज अगर हम उसके अंदर लबून की बातें करें तो आई थिंक वो थोड़ा अच्छा था, लेकिन उसके अलावा लबून के अलावा ज्यादा कुछ अच्छा था नहीं उसके अंदर, सो आई थिंक मैं इसको डी पे डालूंगा। और बात करें विस्की पीक, मुझे तो ये वाला आर्क याद भी नहीं था ये है कौन सा आर्क, मुझे गूगल पे लिखना पड़ा, सो आई वुड जस्ट गिव इट अ डी। देन लिटिल गार्डन वाज आल्सो अ डी। मतलब कोर्स इसमें एल्बैफ के वॉरियर्स इंट्रोड्यूस हुए थे और मैं जानता हूँ कि जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो एल्बैफ शायद जाएंगे, लेकिन एज अ होल आर्क इसका जो विलन था मिस्टर 3, that was not so much great. as a story भी ठीक ठाक था, ये ज्यादा कुछ अच्छा नहीं था, सो मेरे हिसाब से it should be D। और अब आते हैं आखिरी आर्क पे, स्काइपिया। ठीक है, स्काइपिया was a B। बहुत सारे लोग इस वाले आर्क को C देते हैं या फिर D देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये भले ही बहुत ज्यादा बोरिंग आर्क था, लेकिन फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा वेटेज होने वाली है और ये वाली चीज तो हम अभी से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग स्काइपिया आर्क से बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर लोग इसको ठीक से एक चांस दें, सो आई थिंक स्काइपिया कैन बी अ ग्रेट आर्क। एंड आई थिंक इसके फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बिकॉज इसका जो विलन था एनरू, वो एक ऐसा विलन है जिसको लूफी अब तक नहीं हरा पाया। लूफी ने क्रोकोडाइल को हरा दिया, डोफ्लेमिंगो को हरा दिया, काइडो को हरा दिया, लेकिन वो एक ऐसा विलन था जिसको लूफी नहीं हरा पाया। सो आई थिंक वो फ्यूचर में फिर से आ सकता है एंड दैट्स व्हाई मैं इसको बी देना चाहूंगा। सो ये थी मेरी लिस्ट। आपको इसके बारे में क्या लगता है बता देना। मेरी बाकी वीडियोस देखो, मजे करो और देखते रहो ब्लू हैट योंग को।